Good afternoon, everyone. I'm Dr. Rohit, Assistant Professor, IMT College of Law, Greater Noida. The topic of my lecture is Public Administration, Meaning, Nature, and Scope. Uh, this is the first slide of my lecture. This is introduction. Uh, Public Administration as an independent subject of social science. It means that जब हम पहले एशियन टाइम में पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को पॉलिटिकल साइंस के अंदर एक ब्रांच के तौर पर पढ़ाया जाता था। उस समय तक पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एक इंडिपेंडेंट सब्जेक्ट के रूप में इमर्ज नहीं किया था। ठीक है। आफ्टर दैट 1887 के बाद पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को पॉलिटिकल साइंस से अलग किया जाता है और एक इंडिपेंडेंट सब्जेक्ट के रूप में ये इवॉल्व करता है। उसके बाद हम पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन दो शब्दों से मिलकर बना है और हम दोनों शब्दों का अलग अलग मीनिंग देखेंगे कि इसका अर्थ क्या होता है। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में जो एडमिनिस्ट्रेशन वर्ड है वो लैटिन वर्ड एड प्लस मिनिस्ट्रेट से मिलकर बना है, जिसका मीनिंग होता है टू सर्व और टू लुक आफ्टर एंड टू मैनेज अफेयर। इट मीन्स दैट जब हम कोई काम किसी सेवा करने की दृष्टि से करते हैं तो वो आपका एडमिनिस्ट्रेशन कहलाता है। वहीं पे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में जैसे हमने एडमिनिस्ट्रेशन वर्ड का मीनिंग समझ लिया, फिर हम देखेंगे कि इसमें पब्लिक वर्ड का मीनिंग क्या होता है। जैसे कि हम सभी जानते हैं पब्लिक का मतलब जनता से लेते हैं, लेकिन ट्रेडिशनल मीनिंग में हम देखें तो अ, जनता से तात्पर्य होता था, लेकिन अब धीरे धीरे इसका कॉन्सेप्ट चेंज हो रहा है। धीरे धीरे जैसे अब हम पब्लिक का जो मीनिंग है वो गवर्नमेंट से लिया जाता है, क्योंकि गवर्नमेंट को आखिर चुनती कौन है? गवर्नमेंट को जनता चुनती है, इसलिए पब्लिक का मीनिंग हम गवर्नमेंट से लेते हैं। लेकिन एकदम मॉडर्न कॉन्सेप्ट जो आपका अभी तक चल रहा है उसमें हम पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का जो मीनिंग है, जिसमें पब्लिक का जो मीनिंग है वो हम लेते हैं वेलफेयर से, क्योंकि गवर्नमेंट किसके वेलफेयर काम करती है? पब्लिक के वेलफेयर के लिए। इसलिए पब्लिक का मीनिंग जो मॉडर्न टाइम में है वो वेलफेयर से है, और एडमिनिस्ट्रेशन का जो मीनिंग है टू मैनेज और टू लुक आफ्टर। जब हम कोई काम किसी सिस्टमेटिक तरीके से जनता की भलाई के लिए करते हैं तो वो आपका पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन कहलाता है। इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पब्लिक मीन्स पब्लिक वेलफेयर। एटलीस्ट हमने ये समझ लिया है कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जो पब्लिक का मीनिंग होता है वो पब्लिक के वेलफेयर से होता है। इसके बाद हम ये देखेंगे कि जब पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पॉलिटिकल साइंस के अंदर पढ़ाया जाता था तब एक उसके ब्रांच के रूप में, लेकिन धीरे धीरे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का एवोल्यूशन होता है और उसके एवोल्यूशन को पढ़ने के लिए 5 फेजेस में उसके एवोल्यूशन को डिवाइड किया गया है। देयर आर 5 फेजेस इन एवोल्यूशन ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। द फर्स्ट फेज इज पॉलिटिक्स एडमिनिस्ट्रेशन डायकोटमी, जिसका टाइम पीरियड है 1887 से 1926 का। इस फेज में एक्चुअली इससे पहले ये बात जानने वाली है कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एक इंडिपेंडेंट सब्जेक्ट के रूप में अमेरिका से इमर्ज होता है। ठीक है। इसलिए अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन में जो भी कुछ होता है वो सब कुछ हमें पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में पढ़ना पड़ता है। ठीक है। तो पहला फेज है पॉलिटिक्स एडमिनिस्ट्रेशन डायकोटमी 1887 से 1926 तक। हम ये कह सकते हैं कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की जो शुरुआत है वो 1887 से मानी जाती है, क्योंकि वुड्रो विल्सन, अमेरिकन प्रेसिडेंट वुड्रो विल्सन ने 1887 में एक आर्टिकल लिखा था जिसका नाम था द स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। और ये आर्टिकल उन्होंने पॉलिटिकल साइंस क्वार्टरली नाम की मैगजीन में पब्लिश किया। इस मैगजीन में, इस आर्टिकल में उन्होंने ये फैक्ट दिया कि पॉलिटिशियन का काम होता है पॉलिसी मेकिंग का, और पॉलिटिशियन को पढ़ने के लिए एक सब्जेक्ट होता है जिसको आप कहते हैं पॉलिटिकल साइंस। वहीं पे उन पॉलिसीज को इम्प्लीमेंट करने की जिम्मेदारी एडमिनिस्ट्रेटर के पास होती है। तो एडमिनिस्ट्रेटर को पढ़ने के लिए एक अलग सब्जेक्ट होगा जिसको आप कहते हैं, जिसको आप कहेंगे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। वुड्रो विल्सन का कोई एक्चुअली मोटिव नहीं था कि वो एक इंडिपेंडेंट सब्जेक्ट बनाना चाहते थे। वो सिर्फ अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन में रिफॉर्म लाना चाहते थे, जिसके लिए उन्होंने पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को पॉलिटिकल साइंस से अलग करने की बात की। इसी फेज में, इसी फर्स्ट फेज में वुड्रो विल्सन ने जो बात कही उसी बात को
आगे जाकर 1900 में फ्रैंक ए गुडनाउ नाम के स्कॉलर आते हैं और वो सपोर्ट करते हैं, और वो वुड्रो विल्सन की बात को बेस बनाकर 1900 में एक बुक लिख देते हैं जिसका नाम होता है पॉलिटिक्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन। इस बुक में उन्होंने ये बताया कि अ, उन्होंने डिफरेंसेस दिए कि पॉलिटिशियन और एडमिनिस्ट्रेटर में क्या क्या डिफरेंस होते होते हैं। जो आपका पॉलिटिशियन है वो बाय इलेक्शन चुनकर आते हैं, ठीक है, और जो आपके ब्यूरोक्रेट्स होते हैं वो मेरिट के बेस पर चुनकर आते हैं, ठीक है। और पॉलिटिशियन ब्यूरोक्रेट के कंपैरिजन में कम कैपेबल होता है, और ब्यूरोक्रेट्स का जनता के साथ जो इंटरेक्शन है वो कम होता है, वहीं पे पॉलिटिशियन का जो इंटरेक्शन होता है वो जनता के साथ ज़्यादा होता है, ठीक है। इस बेस पर फ्रैंक ए गुडनाउ ने डिफरेंस क्रिएट किया पॉलिटिकल साइंस में और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में। वुड्रो विल्सन ने जो बात कही थी उसी बात को सपोर्ट किया फ्रैंक गुडनाउ ने, और बहुत सारे डिफरेंसेस दिए कि पॉलिटिशियन और एडमिनिस्ट्रेशन के बीच में, ठीक है। फर्स्ट फेज में सिर्फ आप इसके नाम से भी जान सकते हैं कि पहले फेज का नाम है पॉलिटिक्स एडमिनिस्ट्रेशन डायकोटमी, कि पॉलिटिक्स और एडमिनिस्ट्रेशन दोनों के बीच में कैसे डिवीजन होता है, ठीक है। इसके बाद हम आते हैं सेकेंड फेज में। सेकेंड फेज जिसका नाम है द एरा ऑफ प्रिंसिपल, ठीक है। जैसे कि पहले फेज में हमने पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को पॉलिटिकल साइंस से अलग तो कर दिया, लेकिन जब तक किसी सब्जेक्ट के प्रिंसिपल नहीं होंगे तब तक वो सब्जेक्ट प्रिंसिपल, तब तक वो सब्जेक्ट नहीं कहलाता है, क्योंकि बिना प्रिंसिपल के कोई भी सब्जेक्ट एग्जिस्ट नहीं करता है। तो सेकेंड फेज में हमने सिर्फ और सिर्फ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड प्रिंसिपल दिए गए थे, ठीक है। इसलिए इस फेज का नाम है द एरा ऑफ प्रिंसिपल, 1927 से लेकर 1937। इस फेज में सबसे पहला जो प्रिंसिपल दिया वो है विलोबी। विलोबी ने प्रिंसिपल के ऊपर एक बुक लिखी जिसका नाम है प्रिंसिपल ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। प्रिंसिपल पर लिखी हुई सबसे पहली किताब विलोबी के द्वारा लिखी गई जिसका नाम है द प्रिंसिपल ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। इसी फेज में लूथर गुलिक और उर्विक दोनों मिलकर, ये दो स्कॉलर हैं, दोनों ने मिलकर एक बुक लिखी जिसका नाम है पेपर्स ऑन द साइंस ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। इस बुक में उन्होंने ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड, या क्या आप कह सकते हैं कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड पोस्ट कॉर्प नाम का प्रिंसिपल दिया। ये वो प्रिंसिपल है जिसको पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ना भी पढ़ने वाले स्टूडेंट्स जानते हैं, क्योंकि ये एक सबसे ज्यादा इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल कहलाता है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का। पोस्ट कॉर्प किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की 7 तरह की एक्टिविटीज होती हैं, जिसमें पी का मीनिंग होता है प्लानिंग, ओ का मीनिंग होता है ऑर्गेनाइजिंग, एस का मीनिंग होता है स्टाफिंग, डी का मीनिंग होता है डायरेक्टिंग, सी और ओ एक साथ आता है जिसका मीनिंग होता है कोऑर्डिनेटिंग। उसके बाद आर, आर पर होता है रिपोर्टिंग, और बी फॉर बजटिंग। ये ऑर्गेनाइजेशन की 7 तरह की एक्टिविटीज हैं जो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को रन करने के लिए यूज की जाती हैं, ठीक है। इसी के बाद ये प्रिंसिपल लूथर और गुलिक द्वारा पेपर्स ऑन द साइंस ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन नाम की बुक में दिया गया था। इसके बाद हेनरी फ्योल प्रिंसिपल देते हैं, उन्होंने भी एक बुक लिखी जिसका नाम है जनरल एंड इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट। इस बुक में उन्होंने पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड 14 प्रिंसिपल दिए थे। तो पहले फेज में हमने पॉलिटिकल साइंस से पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को अलग किया, जब वो एक अलग सब्जेक्ट बन गया तो दूसरे फेज में हमने उसके प्रिंसिपल दिए, ठीक है। इसी के साथ थर्ड फेज जिसका नाम है द एरा ऑफ चैलेंजेस, इस एरा ऑफ चैलेंजेस जिसका टाइम पीरियड 1938 से 1950। इस फेज में जो प्रिंसिपल सेकेंड फेज में दिए गए थे उन्हीं प्रिंसिपल को चैलेंज किया गया, ठीक है। और सबसे बड़ा चैलेंज इस फेज में हर्बर्ट साइमन ने किया। हर्बर्ट साइमन ने सेकेंड फेज में जो भी प्रिंसिपल दिए गए थे उन प्रिंसिपल्स को प्रोवर्ब्स कहकर उसका मजाक उड़ाया, क्योंकि प्रिंसिपल क्या होते हैं, प्रिंसिपल वो होते हैं जो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड होते हैं। जैसे 2+2 आप इंडिया में भी जोड़ेंगे तो भी 4 आएगा, अमेरिका में भी जोड़ेंगे तो भी 4 आएगा। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आप चाहे इंडिया में मिलाएं तो भी पानी बनेगा, और अमेरिका में मिलाएंगे तो भी पानी बनेगा, ठीक है। तो ये प्रिंसिपल होते हैं जो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड होते हैं, ठीक है। हर्बर्ट साइमन ने इसी बेस पर जो प्रिंसिपल सेकेंड फेज में दिए गए थे उनको चैलेंज किया। उन्होंने कहा कि
आपके बहुत सारे स्कॉलर कहते हैं कि पावर्स का डिसेंट्रलाइजेशन होना चाहिए, बहुत सारे स्कॉलर कहते हैं कि पावर्स का सेंट्रलाइजेशन होना चाहिए। जब आपके खुद के स्कॉलर किसी एक पॉइंट पर, एक ओपिनियन पर एग्री नहीं है, तो आप उन प्रिंसिपल को प्रिंसिपल नहीं कह सकते। बहुत सारे स्कॉलर हैं, साइमन कहते हैं, बहुत सारे स्कॉलर हैं जो कहते हैं कि यूनिटी ऑफ कमांड होनी चाहिए। ठीक है, बहुत सारे, और उसके बाद कहते हैं कि बहुत सारे स्कॉलर जो कहते हैं प्लुरैलिटी ऑफ द कमांड होनी चाहिए, कि आदेश देने वाला एक व्यक्ति हो, और बहुत सारे स्कॉलर कहते हैं कि आदेश एक से ज्यादा व्यक्ति से आना चाहिए। ठीक है, इसलिए हर्बर्ट साइमन ने जो प्रिंसिपल सेकेंड फेज में दिए गए थे उनको प्रोवर्ब्स कहकर उनका मजाक उड़ाया, और एक आर्टिकल लिखा जिसका नाम था प्रोवर्ब्स इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, इसके बाद रॉबर्ट डहल इन प्रिंसिपल को चैलेंज करते हैं, और वो इस बेस पर चैलेंज करते हैं, वो कहते हैं कि जो स्कॉलर, जिन स्कॉलर्स ने सेकेंड फेज में प्रिंसिपल दिए, उन प्रिंसिपल को देने के पीछे उन्होंने सिर्फ अमेरिका के एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम को ध्यान में रखा, जबकि उन्होंने ये नहीं देखा कि बाहर की कंट्रीज में, जो अदर कंट्रीज है वहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन में क्या चल रहा है, वहाँ की स्टडी नहीं की। जबकि अगर आप प्रिंसिपल दे रहे हैं, प्रिंसिपल तो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड होनी चाहिए, तो आपको प्रिंसिपल देने से पहले हर कंट्री के पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से, पॉलिटिकल सिस्टम की स्टडी करनी चाहिए, और उसके बाद प्रिंसिपल देनी चाहिए। ठीक है, तो रॉबर्ट डहल ने कहा कि जब तक आप कंपैरेटिव स्टडी नहीं करेंगे एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम की, तब तक आप प्रिंसिपल नहीं दे सकते। ठीक है, तो पहले फेज में हमने पॉलिटिकल साइंस से पब्लिक एडमिशन को अलग किया, दूसरे पेज में हमने उसी सब्जेक्ट से प्रिंसिपल दिए, थर्ड फेज में उन्हीं प्रिंसिपल को चैलेंज किया गया। ठीक है, और फोर्थ फेज में जिसका नाम है क्राइसिस ऑफ आइडेंटिटी, जिसका टाइम पीरियड 1950 से 1970, इस फेज में जो आइडेंटिटी पहले फेज में पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ने अपनी बनाई थी कि वो एक इंडिपेंडेंट सब्जेक्ट के रूप में पढ़ाया जाएगा, ठीक है, उसी आइडेंटिटी को चैलेंज किया गया। ठीक है, थर्ड फेज में रॉबर्ट डहल ने कहा कि जब तक आप कंपैरेटिव स्टडी नहीं करेंगे तब तक आप प्रिंसिपल नहीं दे सकते। फोर्थ फेज में एक स्कॉलर आते हैं जिनका नाम है F.W. रिक्स। रिक्स कहते हैं कि मैं कंपैरिजन करता हूँ। ठीक है, कंपैरिजन करने के लिए उन्होंने वर्ल्ड में जितनी भी कंट्रीज थी उनको दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। एक का नाम दिया उन्होंने फ्यूज्ड, और दूसरे का नाम दिया डिफ्रैक्टेड। फ्यूज्ड वो सोसाइटी हैं जो डेवलप्ड हैं, और डिफ्रैक्टेड वो सोसाइटी हैं जो अंडर डेवलप्ड हैं। इन दोनों की स्टडी उन्होंने किया। ठीक है, जब वो इन दोनों की स्टडी कर रहे थे, तो उन्होंने एक नई तरह की सोसाइटी पाई जिसका नाम उन्होंने दिया प्रिस्मेटिक सोसाइटी। अब रिक्स ने डिफ्रैक्टेड को भी छोड़ दिया और फ्यूज्ड को भी छोड़ दिया, उन्होंने अब प्रिस्मेटिक सोसाइटी की स्टडी की। और प्रिस्मेटिक सोसाइटी की स्टडी करने के पीछे उनका ये रीजन था कि प्रिस्मेटिक सोसाइटी में फ्यूज सोसाइटी के भी फीचर्स थे और डिफ्रैक्टेड सोसाइटी के भी फीचर्स थे। ठीक है, इसलिए उन्होंने प्रिस्मेटिक सोसाइटी की स्टडी की, और उन्होंने वहाँ के प्रिस्मेटिक सोसाइटी का जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम था उसको उन्होंने नाम दिया क्या, साला मॉडल। साला मॉडल वहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन को नाम दिया, और उन्होंने जब साला मॉडल की स्टडी की तो उन्होंने ये फाइंड आउट किया कि वहाँ का एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम पॉलिटिकल सिस्टम को अफेक्ट करता है, और पॉलिटिकल सिस्टम वहाँ के एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम को अफेक्ट करता है। तो जब पॉलिटिकल सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम को अफेक्ट करता है और एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम पॉलिटिकल सिस्टम को अफेक्ट करता है, तो दोनों एक दूसरे से अलग नहीं हो सकते। ठीक है, जब वो अलग नहीं हो सकते इसका मतलब दोनों एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है और इंटरलिंक्ड है। और पहले फेज में हमने पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की जो पहचान बनाई थी कि वो एक अलग सब्जेक्ट है, वही बात यहाँ पर आकर गलत से गलत साबित होती है। ठीक है, इसीलिए इस फेज को क्राइसिस ऑफ आइडेंटिटी का नाम दिया गया, कि जो पहचान हमने फर्स्ट फेज में बनाई थी उसी पहचान को यहाँ पे गलत साबित कर दिया गया था। ठीक है, इसके बाद हमारा जो लास्ट फेज है जिसका नाम है पब्लिक पॉलिसी पर्सपेक्टिव, जो 1970 से शुरू होता है। इस फेज में ये बताया गया कि जैसे चौथे फेज में हमने ये देखा कि पॉलिटिकल सिस्टम और एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम दोनों एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड हैं।
उसी तरह पब्लिक जो आपका फिफ्थ फेज है उसमें हमने ये बताया था कि पॉलिटिशियन का काम होता है पॉलिसी मेकिंग का, और ब्यूरोक्रेट्स का काम होता है या एडमिनिस्ट्रेटर का काम होता है पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन का। लेकिन आप ये सोचिए कि कोई पॉलिटिशियन इतना कैपेबल होता है कि वो कोई ना कोई पॉलिसी फॉर्मुलेट कर सकता है। कोई भी अगर पॉलिसी अगर बन रही है तो उसके पीछे एडमिनिस्ट्रेटर होता है। एडमिनिस्ट्रेटर ही एडवाइस देता है, एडमिनिस्ट्रेटर ही उनको फैक्ट देता है, और एडमिनिस्ट्रेटर ही उनको सजेशन देता है। एडमिनिस्ट्रेटर ही, इसलिए ये कहा जा सकता है कि जो फिफ्थ फेज है उसमें हम ये देखते हैं कि पॉलिसी मेकिंग और पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन दोनों काम कौन कर रहा है? इनडायरेक्टली एडमिनिस्ट्रेटर ही करता है। ठीक है। तो फिफ्थ फेज में दोनों काम एडमिनिस्ट्रेटर द्वारा किए जा रहे हैं, इसलिए एडमिनिस्ट्रेटर का जो रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो बढ़ जाती है। इसी फेज में 1967 में एक मिनोब्रुक कॉन्फ्रेंस होती है और एक फिलाडेल्फिया कॉन्फ्रेंस होती है, और उसके बाद 1968 में एक हनी रिपोर्ट आती है। ये तीन चीजें रिस्पॉन्सिबल हैं न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के एवोल्यूशन के लिए। क्योंकि देखो, अगर इन 1968 ये तीन चीजें अगर नया एडमिनिस्ट्रेशन न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन आ रहा है तो जाहिर सी बात है कि पुराने एडमिनिस्ट्रेशन में कुछ ना कुछ कमियां रही होंगी। ठीक है। उन्हीं कमियों को दूर करने के लिए बहुत सारे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के स्कॉलर एक जगह पे इकट्ठा होते हैं, और उसी कॉन्फ्रेंस को कहा जाता है मिनोबुक कॉन्फ्रेंस। और दूसरी बार जब वो इकट्ठा हुए तो फिलाडेल्फिया कॉन्फ्रेंस, और इसी के बाद एक रिपोर्ट आती है जिसका नाम देते हैं हनी रिपोर्ट। ये तीन चीजें रिस्पॉन्सिबल हैं न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के आने के लिए। अब इसमें न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में क्या क्या फीचर्स थे? ठीक है। क्योंकि ट्रेडिशनल जो हमारा पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन था वो रेलेवेंस नहीं था। वो एक्चुअली जब प्रॉब्लम आती थी उसके बाद वो प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन ढूंढने की कोशिश करते थे। लेकिन न्यू पब्लिक एडमिशन में कहा गया कि आपको प्रॉब्लम्स का वेट नहीं करना है, आपको प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए पहले से ही प्रिपेयर रहना है। ठीक है। उसके बाद जो आपका ट्रेडिशनल पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन था वो वैल्यू ओरिएंटेड नहीं था। न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में वैल्यू को इंपॉर्टेंस दी गई, वैल्यू को मैंडेटरी बनाया गया। ठीक है। पुराना ट्रेडिशनल एडमिनिस्ट्रेशन जो था उसमें चेंजेस की बात तो की जाती थी, लेकिन चेंजेस कौन करेगा, किस कैसे होगा, इस पे कोई बात नहीं होती थी। न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में जो भी चेंजेस होंगे उनके लिए रिस्पॉन्सिबल ठहराया गया एडमिनिस्ट्रेटर को। एडमिनिस्ट्रेटर एज अ एजेंट के रूप में काम करेगा चेंजेस के लिए। ठीक है। उसके बाद इक्वालिटी, ट्रेडिशनल पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में इक्वालिटी का अभाव था, इसलिए न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पे इक्वालिटी पर भी फोकस किया गया। ठीक है। इसके बाद देखो, एक चीज समझने वाली है कि बहुत सारी बुक्स में जो किसी किसी बुक में आपके 5 फेजेस दिए हैं और किसी किसी बुक में 6 फेजेस दिए हैं। अगर आपको 6 फेज पढ़ना है तो 1991 से ऑनवर्ड्स कर सकते हैं। आप फिफ्थ फेज का टाइम डिसाइड कर दीजिए 1970 से 1991, और 6 फेज 1991 से अब तक। ठीक है। और आप जो 6 फेज है उसका आप नाम देंगे न्यू पब्लिक मैनेजमेंट का। इस इस न्यू पब्लिक मैनेजमेंट में इंक्रीज द रोल ऑफ ब्यूरोक्रेसी, इसमें जो ब्यूरोक्रेसी का रोल है उसको बढ़ाया गया था। ठीक है। क्योंकि जब हमने फिफ्थ फेज पढ़ा कि पॉलिसी मेकिंग और पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन दोनों काम कौन कर रहा है? ब्यूरोक्रेसी। तो यहाँ पे ब्यूरोक्रेसी का जो रोल था वो ज्यादा बढ़ गया था। ठीक है। अब ब्यूरोक्रेसी का अगर रोल बढ़ गया तो वो जैसा पब्लिक उनसे डिमांड कर रही थी या जैसा पब्लिक उनसे एक्सपेक्ट कर रही थी वैसा काम वो नहीं कर पा रहे थे। ठीक है। इसलिए गवर्नमेंट ने क्या किया, गवर्नमेंट रिक्रूटमेंट बंद करके कॉन्ट्रेक्चुअल रिक्रूटमेंट करे गए। ठीक है। और एम्प्लॉय को ये बताया गया कि आपको कंपटीशन में मार्केट में रहने के लिए अपने अंदर स्किल्स को डेवलप करना पड़ेगा। ठीक है। तो न्यू पब्लिक मैनेजमेंट में ब्यूरोक्रेसी का रोल तो बढ़ जाता है, लेकिन गवर्नमेंट रिक्रूटमेंट की जगह पे कॉन्ट्रेक्चुअल रिक्रूटमेंट शुरू किए जाते हैं, क्योंकि 1991 का ही फेज है जब ग्लोबलाइजेशन आ चुका था। ठीक है। और बहुत सारी कंट्रीज ने अपनी इकोनॉमी ओपन कर दी थी, बहुत सारी बाहर की कंट्रीज ने आकर वहां पे इन्वेस्ट किया। ठीक है। इन्वेस्ट किया और उन्होंने कॉन्ट्रेक्चुअल रिक्रूटमेंट शुरू किया। ठीक है। इसी न्यू पब्लिक मैनेजमेंट में जो सबसे इम्पोर्टेंट बुक लिखी लिखी मानी जाती है वो है गैबलर और ऑसबॉर्न की। उन्होंने एक बुक लिखी जिसका नाम है री इन्वेंटिंग गवर्नमेंट।
इस बुक में उन्होंने ये डिफाइन किया या ये बताया कि हमें ज्यादा सरकार नहीं चाहिए, हमें बेहतर सरकार चाहिए। हमें एक्चुअली ऐसी गवर्नमेंट नहीं चाहिए जिसके पास जो काम के खूब ज्यादा वादे करे। हमें ऐसी सरकार चाहिए जो बेहतर काम करे। ठीक है, तो ये न्यू पब्लिक मैनेजमेंट का कॉन्सेप्ट था। ये आपके 5 फेजेज हैं जो डिसाइड करते हैं कि पब्लिक एडमिशन एज अ इंडिपेंडेंट सब्जेक्ट के रूप में कैसे इवॉल्व करता है। इसी के बाद जब हम नेचर ऑफ पब्लिक एडमिशन की बात करते हैं तो नेचर को दो टाइप्स में डिवाइड किया गया है। एक जो फर्स्ट वन इज इंटीग्रल व्यू। देखो, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, ठीक है, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में एडमिशन काम करता है, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन वहीं पे होगा जहाँ कोई ऑर्गेनाइजेशन होगा। बिना ऑर्गेनाइजेशन के एडमिनिस्ट्रेशन एग्जिस्ट नहीं करता है। ठीक है, तो एडमिनिस्ट्रेशन किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जो टॉप से लेकर बॉटम तक होते हैं, जैसे मान लीजिए कि फॉर एग्जांपल ले लीजिए कोई ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें सबसे ऊपर अ, जो ऐसे लोग हैं, फॉर एग्जांपल जैसे किसी कॉलेज का प्रिंसिपल ले लीजिए। ठीक है, कॉलेज के प्रिंसिपल के नीचे आएंगे आपके डीन, डीन के बाद एचओडी, एचओडी के बाद स्टाफ, स्टाफ के बाद फोर्थ क्लास एम्प्लॉय। ठीक है, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जब हम टॉप से लेकर बॉटम तक जितने भी लोग होते हैं उन सब के एक्टिविटीज का स्टडी करते हैं, तो वो आपका इंटीग्रल व्यू कहलाता है। इंटीग्रल व्यू का मतलब ये कि आपको किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर किसी पर्सन को एक्सक्लूड नहीं करना है, सबको इंक्लूड कर कर सबकी एक्टिविटी की स्टडी करनी है। ठीक है, और जब आप स्टडी करेंगे तो वही आपका इंटीग्रल व्यू कहलाता है। ठीक है, और वहीं पे मैनेजरियल व्यू, मैनेजरियल व्यू किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जो टॉप के लोग होते हैं, ठीक है, टॉप के लोग जो किसी ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए या मैनेज करने के लिए डिसीजन लेते हैं। क्योंकि जैसे फॉर एग्जांपल जैसे मैंने पहले बताया कि प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल के बाद डीन है, डीन के बाद एचओडी है, एचओडी के बाद और अदर स्टाफ है जैसे। ठीक है, तो मैनेजरियल का मतलब ये कि ऐसा ऑर्गेनाइजेशन जिसमें टॉप के लोग, टॉप के लोग इसमें कौन से हुए, एक तो आपका प्रिंसिपल, दूसरा डीन और एचओडी। क्योंकि अगर किसी को किसी स्कूल के अंदर किसी को रिक्रूट करना है तो आपके यही 3 लोग इंटरव्यू में बैठेंगे और वो डिसाइड करेंगे, इंटरव्यू बैठेंगे और वो डिसाइड करेंगे कि कैंडिडेट को सेलेक्ट करना है या रिजेक्ट करना है। ठीक है, तो मेरा समझाने का मतलब ये है कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जो टॉप के लोग होते हैं, ठीक है, जो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को रन करने के लिए या मैनेज करने के लिए डिसीजन लेते हैं, वो आपका मैनेजरियल व्यू के अंदर आता है। ठीक है, नेचर ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन दो तरह के होते हैं, जिसमें आपका एक इंटीग्रल व्यू होता है और एक मैनेजरियल व्यू। इंटीग्रल व्यू में टॉप से लेकर बॉटम तक सारे लोगों की स्टडी की जाती है, किसी को एक्सक्लूड नहीं किया जाता। इस व्यू को आप ब्रॉडर व्यू भी कह सकते हो, क्योंकि इसमें किसी को एक्सक्लूड नहीं करना है। सबकी, ऊपर से लेकर टॉप से लेकर बॉटम तक जितने भी लोग हैं सबकी एक्टिविटी की स्टडी की जाती है, इसलिए इसको इंटीग्रल या ब्रॉडर व्यू कहते हैं। वहीं पे जो आपका मैनेजरियल व्यू है, मैनेजरियल व्यू ऊपर के टॉप के लोग जो किसी ऑर्गेनाइजेशन को रन करने के लिए, मैनेज करने के लिए डिसीजन लेते हैं। ठीक है, डिसीजन लेने वाले जो सिर्फ टॉप के लोगों की बात की जाए या सिर्फ जो टॉप के लोग हैं उनकी एक्टिविटी की स्टडी की जाए, तो वो आपका मैनेजरियल व्यू कहलाता है। ठीक है, इसके बाद है स्कोप ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। जब हम पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के स्कोप की बात करते हैं तो उसको भी दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। एक है पोस्ट कॉर व्यू और एक दूसरा है सब्जेक्ट मैटर व्यू। पोस्ट कॉर व्यू ये कहता है कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का जो स्कोप है वो सिर्फ पोस्ट कॉर तक ही सीमित है। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में अगर पोस्ट कॉर ये 7 तरह की एक्टिविटी हो रही हैं तो उसका उसके अलावा उसके पास उसका स्कोप नहीं है। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन सिर्फ इन 7 तरह की एक्टिविटी में सीमित हो जाता है, इसके अलावा वो और कोई काम नहीं करता है। ठीक है, अगर हम पोस्ट कॉर व्यू की बात करें, पोस्ट कॉर व्यू बेसिकली यही कहता है कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर सिर्फ और सिर्फ पोस्ट कॉर्प से रिलेटेड एक्टिविटीज होती हैं और उससे ज़्यादा उसमें कोई स्कोप नहीं होता है। ठीक है, इसलिए इसको पोस्ट कॉर व्यू भी कहते हैं और इसको एक नाम दूसरा भी दिया जाता है जिसको आप कहते हो नैरो व्यू। नैरो व्यू और पोस्ट कॉर व्यू दोनों एक हैं। वहीं पे जो आपका सब्जेक्ट मैटर व्यू है, सब्जेक्ट मैटर व्यू का मतलब ये कि
और किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का ऐसा काम जिसमें आपके एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर और जुडिशरी या उसके अलावा जो आपका मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट है, हेल्थ डिपार्टमेंट है, इन सब की स्टडी की जाती है। ठीक है, किसी को इन एक्सक्लूड नहीं किया जाएगा। तो वो आपका सब्जेक्ट मैटर व्यू कहलाता है। पोस्ट कॉर व्यू को आप नैरो व्यू भी कहते हो और सब्जेक्ट मैटर को आप ब्रॉडर व्यू भी कहते हो। पोस्ट कॉर में आपके जितनी भी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर पोस्ट कॉर्प रिलेटेड एक्टिविटीज की स्टडी की जाएगी। और या भी आप ऐसे कह सकते हो कि पोस्ट कॉर्प के अंदर जो भी आपका एग्जीक्यूटिव काम करता है, जो भी एग्जीक्यूटिव एक्टिविटी करती है, उनकी स्टडी की जाती है। वहीं पे जो आपका सब्जेक्ट मैटर व्यू है, सब्जेक्ट मैटर व्यू के अंदर एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर और जुडिशरी, इसके साथ साथ और भी ऑर्गेनाइजेशन है, उन सब की स्टडी आप सब्जेक्ट मैटर व्यू में करेंगे। ठीक है, तो आई होप कि आपको पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का मीनिंग, नेचर, स्कोप समझ में आ गया होगा और उसका जो एवोल्यूशन हुआ एक इंडिपेंडेंट सब्जेक्ट के रूप में, कि कैसे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पॉलिटिकल साइंस से अलग होता है, तो वो सब क्लियर हो गया होगा। ठीक है, ओके, थैंक यू।